स्टूडेंट्स, मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज हम बीए फाइनल ईयर के पेपर सेकंड का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है गुट निरपेक्षता। हम देखेंगे कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, गुट निरपेक्षता के क्या लक्षण रहे, गुट निरपेक्षता की क्या उपलब्धियां रही। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता के अर्थ को समझने के लिए हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की परिस्थितियों को थोड़ा देखते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में दो महाशक्तियां शेष रह गई थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवादी विचारधारा को और सोवियत संघ समर्थक था साम्यवादी विचारधारा का। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में ये दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन कर रहे थे। तो दोनों ही महाशक्तियों के बीच में एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है जिसे नाम दिया गया था शीत युद्ध। शीत युद्ध वह युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध के अलावा अन्य सभी साधनों से एक दूसरे की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसी समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे विकासशील और अविकसित देश उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद इन राष्ट्रों की ये मंशा रहती है कि हम दोनों में से किसी भी गुट को ज्वाइन ना करें और स्वतंत्र रहकर हम अपना विकास कर सकें। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक थी सोवियत संघ, तो ये दो सुपर पावर रह गई थी और इन दोनों सुपर पावर की लीडरशिप में पूरा जो विश्व था वो द्विगुटीय होता जा रहा था। यानी कि या तो कोई राष्ट्र अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन करता या फिर कोई राष्ट्र सोवियत संघ के ग्रुप को ज्वाइन करता। तो विश्व राजनीति इस तरह की हो गई थी कि या तो अमेरिका का गुट आपको ज्वाइन करना है या सोवियत संघ का गुट। लेकिन इसी समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश आज़ाद होते हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि हम दोनों में से किसी भी गुट को ज्वाइन ना करें। इसी समय भारत, मिस्र और युगोस्लाविया एक नई धारणा लेके आते हैं जिसे गुट निरपेक्षता कहा गया। भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के थे मार्शल टीटो। तो इन तीनों ने मिलकर, नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो, इन्होंने मिलकर एक नई धारणा दी जिस धारणा को कहा गया गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का सरल शब्दों में अभिप्राय था कि दोनों में से किसी भी गुट को ज्वाइन नहीं करना, दोनों शक्ति गुटों से अलग रहना। गुट निरपेक्षता के अर्थ को डिस्क्राइब करते हुए हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है विश्व में विद्यमान शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। जो देश गुट ज्वाइन कर रहे थे, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे सोवियत संघ का, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी विदेश नीति का संचालन जो अमेरिका के गुट में था उसे अमेरिका के अकॉर्डिंग करना पड़ता था और जो सोवियत संघ के ग्रुप में था उसे सोवियत संघ की इच्छा के अनुसार अपनी विदेश नीति का संचालन करना पड़ता था। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने ये बात रखी कि बिना किसी के प्रभाव में आए हम स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप। देखिए, राष्ट्रीय हित, हर देश अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप करता है। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने ये कहा कि शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया जाएगा। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व में विद्यमान दोनों गुटों से अलग रहना। हम जानते हैं कि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अलग अलग सैनिक गुटों का भी निर्माण कर रहे थे। जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया, इसी तरह सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया
और भी कई ग्रुप बनाए, सीटो, सेंटो। तो गुट निरपेक्षता ने ये कहा कि हम दोनों में से किसी भी शक्ति गुट को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो विश्व में विद्यमान दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन ही गुट निरपेक्षता है। तो ये हमने देखा कि गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है। अब देखिए, गुट निरपेक्षता कुछ अवधारणाएं हैं जिससे कुछ लोग गुट निरपेक्षता को समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या अलगाववाद गुट निरपेक्षता है। तो यहाँ हम क्लियर करेंगे कि गुट निरपेक्षता न तो अलगाववाद है, न तटस्थता है, न एक पक्षवाद है। गुट निरपेक्षता इन सभी अवधारणाओं से अलग है। अब हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन से रहे। तो सबसे पहला कारण रहा शीत युद्ध। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि शीत युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। या तो किसी देश को अमेरिका का गुट ज्वाइन करना पड़ता था या सोवियत संघ का। तो शीत युद्ध के कारण जो विश्व का माहौल था वो ऐसा हो गया था कि पूरी विश्व राजनीति दो गुटों में विभाजित हो गई थी। ऐसे में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश आज़ाद हुए, ये दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इस शीत युद्ध के माहौल के कारण ही गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक विवशता क्या थी? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश आज़ाद हुए, ये देश चूँकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद महाशक्तियों के चुंगल से आज़ाद हुए थे, तो इनकी इच्छा ये थी कि अब इनके ऊपर किसी दूसरे देश का दबाव ना रहे, ये अपनी स्वतंत्रता का सही अर्थों में उपभोग कर सके। और ये तभी संभव था जब ये देश किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करे। तीसरा कारण है सैनिक गुटों से अलग रहना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि शीत युद्ध के कारण क्या हो रहा था, विश्व में सैनिक गुट बन रहे थे, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि। और ये जो देश नए नए आज़ाद हुए थे, ये एक तो गरीब थे, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और इस समय ये किसी सैनिक गुट में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें ये था कि अगर ये किसी गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो ये अपने विकास पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो सैनिक गुटों से अलग रहने की इन देशों की आकांक्षा के कारण गुट निरपेक्षता का जन्म होता है। नेक्स्ट है अपने अलग स्वरूप को बनाए रखने की अभिलाषा। एशिया, अफ्रीका के जो देश आज़ाद हुए थे, वे अपने अलग स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये जो देश आज़ाद हुए थे, इनकी आकांक्षा ये थी कि हम अपने अलग और विशिष्ट जो हमारी विचारधारा है उसको हम बनाए रखें। नेक्स्ट है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुट निरपेक्ष रहकर स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। ये किसी गुट में रहकर उस गुट के प्रेशर में या उस गुट की इच्छाओं के अनुरूप अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं करना चाहते थे। और लास्ट कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये था कि एशिया और अफ्रीका के जो देश आज़ाद हुए थे, उन्हें ये था कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं तो इसका हमारे विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और ये तय है कि अगर वो दोनों में से किसी भी गुट को अपनाएंगे तो दूसरा गुट उनका विरोधी हो जाएगा। और ये राष्ट्र चाहते थे कि वो दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाए रखें ताकि कोई भी गुट उनका विरोधी ना हो और उन्हें दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता मिलती रहे। तो अपना विकास करने की आकांक्षा और दोनों ही गुटों से समान दूरी रखते हुए सहयोग पाने की
आकांक्षा के कारण इन देशों ने गुट निरपेक्षता की अवधारणा को अपनाया। अब हम बात करें कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, इसकी क्या उपलब्धियां रही, क्या इसका भविष्य रहा। तो देखिए, पहली बात, दोनों गुटों द्वारा मान्यता। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों के गुटों ने गुट निरपेक्षता को मान्यता प्रदान की। दूसरा, विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गुट निरपेक्षता का रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं होता खड़ा, तो संभव है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया कि जब कभी विश्व राजनीति में संघर्ष का वातावरण बना, तो इन राष्ट्रों ने उस संघर्ष के वातावरण की तीव्रता को कम किया। और ऐसा हम कई जो भी बड़े संकट क्रिएट हुए उनमें हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कोरिया युद्ध, हम चाहे कोरिया युद्ध की बात करें या इंडो चीन संघर्ष की बात करें या स्वेज संकट की बात करें, तो जब इस तरह के क्राइसिस क्रिएट हुए, तो इस समय के क्राइसिस क्रिएट होने के समय गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों ही गुटों पर ये दबाव बनाने की कोशिश की, उनसे ये आग्रह किया कि जहाँ तक संभव हो सके इन विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। तो गुट निरपेक्ष देशों ने एक शांति का वातावरण तैयार करने की पहल की। तो जो संघर्ष क्रिएट हुए विश्व राजनीति में, उन संघर्षों की तीव्रता को कम किया, और हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों के कारण ही जो शीत युद्ध था वो सशस्त्र युद्ध में नहीं बदल पाया। नहीं तो संभव था कि अगर ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र नहीं होते, तो देखिए फिर उस कंडीशन में क्या होता कि पूरा विश्व द्विगुटीय होता जाता। या तो कोई देश अमेरिका के ग्रुप में जाता या फिर कोई देश सोवियत संघ के ग्रुप में जाता। और जब कभी विश्व में तनाव क्रिएट होता, तो इस बात की पूरी संभावना बनती कि ये दोनों गुट आमने सामने हो जाते और जो तनाव का वातावरण चल रहा था वो एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता। नेक्स्ट है शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना। दितांत से क्या अभिप्राय है? दितांत से अभिप्राय है तनाव में कमी। हम जानते हैं कि शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, कुछ समय बहुत तेज रहा, उसके बाद शीत युद्ध में वो स्थिति आ गई थी जिसे दितांत कहा गया। दितांत यानी शीत युद्ध की तीव्रता में कमी आने लग गई थी। तो शीत युद्ध को इस दितांत की स्थिति में लाने का श्रेय भी गुट निरपेक्ष देशों को है, क्योंकि इन देशों ने लगातार शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया और सशस्त्र संघर्ष की संभावना को कम किया। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जानते हैं कि शस्त्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। सभी देशों ने अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र निर्माण की कोशिश की, लेकिन इसी समय ये प्रयास भी किए गए कि अस्त्र शस्त्रों की संख्या में कमी लाई जाए और सभी राष्ट्र आगे होकर अपने शस्त्रों की संख्या में कमी करें। इसे हमने कहा निशस्त्रीकरण, अर्थात अस्त्र शस्त्रों की संख्या में कमी करना। और इस निशस्त्रीकरण की दिशा में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का कंट्रीब्यूशन रहा कि गुट निरपेक्ष देशों ने ही इस बात का प्रयास किया कि सभी राष्ट्र आगे होकर अपने हथियारों पर प्रतिबंध लगाए, और उन्हीं के प्रयासों से 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हो सकी। नेक्स्ट है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। अगर ये गुट निरपेक्ष मूवमेंट नहीं होता तो पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के लीडरशिप में दो गुटों में विभाजित हो जाता। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और इस तरीके से विश्व समाज के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। इन गुट निरपेक्ष देशों ने अपने राष्ट्र की प्रकृति के अनुसार
विकास के नए प्रतिमान बनाए। जैसे कि भारत ने बनाया लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचा, अरब देशों ने अपनाया अरब समाजवाद। तो अगर ये देश गुटनिरपेक्ष मूवमेंट में नहीं जाते तो क्या संभावना बनती कि या तो आप कोई भी देश या तो पूंजीवादी विचारधारा को अपना रहा है या साम्यवादी विचारधारा को अपना रहा है। लेकिन चूंकि ये देश किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और दोनों गुटों से अलग रहकर इन्होंने अपना विकास किया, तो इन्होंने विकास के नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को परिवर्तित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ गुटनिरपेक्ष देशों के कारण? देखिए, एक तो गुटनिरपेक्ष मूवमेंट के कारण महासभा को अधिक शक्ति मिली, महासभा की भूमिका अधिक बढ़ गई। अगर गुटनिरपेक्ष मूवमेंट नहीं होता तो यूएनओ में सारी पावर सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में ही रहती। लेकिन गुटनिरपेक्ष देश के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का महत्व और महासभा की भूमिका बढ़ी। देखिए, सुरक्षा परिषद यूएनओ का वो अंग है जिसमें सदस्यों की संख्या कम है, मात्र 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें 5 सुपर पावर शामिल हैं और 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे कि वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रपोजल पारित करवा सकती है या पारित होने से रोक सकती है। तो सुरक्षा परिषद एक छोटा निकाय है जिसमें कि जो वास्तविक शक्ति है वो महाशक्तियों के पास है। लेकिन जो महासभा है वो एक बड़ा निकाय है, महासभा के सदस्यों की संख्या अधिक है और लगभग यूएनओ का हर एक देश महासभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। तो महासभा यूएनओ के सभी देशों को रिप्रेजेंट करती है। महासभा एक बड़ी संस्था है। महासभा अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि महासभा में विचार विमर्श की पद्धति को अपनाया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि महासभा अधिक लोकतांत्रिक है, एक बड़ी संस्था है और यूएनओ में महासभा का महत्व बढ़े, इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष मूवमेंट के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक हुआ है। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ा, जिसे हम कहते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद। ये जो दक्षिण दक्षिण संवाद है, इसका प्रारंभ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से ही प्रारंभ हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शिखर सम्मेलन हुए, उन शिखर सम्मेलन में इस बात को अधिक से अधिक उठाया गया कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें आपस में, जिससे उनकी निर्भरता महाशक्तियों पर कम हो सके। इसके साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों ने नियो की मांग भी की। नियो यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने शिखर सम्मेलन में ये मांग उठाई कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हमें करनी है जो न्याय पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित हो और विश्व अर्थव्यवस्था में ये विकसित और विकासशील देशों के बीच जो खाई है वो कम हो सके, सभी देशों को डेवलपमेंट का समान अवसर मिले। ये मांग नियो के तहत गुटनिरपेक्ष देशों ने उठाई। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने में भी गुटनिरपेक्ष देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों से ही यूएनओ महासभा ने अपना एक विशेष अधिवेशन बुलाया 1974 में और उस अधिवेशन में 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कंट्रीब्यूशन रहा। और गुटनिरपेक्ष मूवमेंट जो जब स्टार्टिंग हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष देशों का 1961 के बेलग्रेड में, तो उस सम्मेलन में इसके सदस्यों की संख्या मात्र 25 थी। लेकिन ये मूवमेंट आज भी जारी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी विश्व राजनीति में प्रासंगिक है और इसके सदस्यों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज मोर देन 120 से भी ज़्यादा जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। थैंक यू।